दिन अपने माता पिता के साथ बड़े सुकून से बीत रहे थे। उसके पिता रोज गांव के अलग अलग लोगों को बुलाकर उसके वर्दी दिखाते और गर्व से बताते कि उसे कितने लोग सैल्यूट करते हैं। गांव के लोग जब विक्रम से फौज के अनुभव पूछते तो उसके पास बताने के लिए कुछ खास नहीं था। मिशन और सीक्रेट ट्रेनिंग के बारे में वो कोई बात नहीं कर सकता था, इसलिए विक्रम उन्हें वो कहानियां सुनाता जो पहाड़ी वाली चौकी पर उसे बाकी लोगों से सुनने को मिली थी। मधु रोज उसकी पसंद का खाना बनाती। गांव की औरतें भी अक्सर कुछ न कुछ पकवान ले आती थी। अपने छोटे से गांव के लिए विक्रम वहां का सबसे बड़ा और खास आदमी बन गया था। सिर्फ उसके माँ बाबा को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को उस पर नाज था। वो भी तब जब वो विक्रम की बहादुरी के असली किस्से तो जानते तक नहीं थे। उसकी छुट्टी एक हफ्ते की थी, लेकिन चौथे ही दिन विक्रम के पास एक फोन आया। जी सर। पठानिया की आवाज सुनते ही वो फोन पर सीधा खड़ा हो गया। फोन रखने के बाद उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। मुझे कल ही वापस जाना होगा बाबा, कुछ जरूरी काम है। मधु की आंखें भर आई। कल ही चला जाएगा? मैंने तो कल शारदा और उसकी बेटी को बुलाया था। शारदा अपनी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहती है। इतने दिनों बाद आया था तू, अब पता नहीं फिर कब आएगा। तेरी शादी हो जाती तो हमें तसल्ली हो जाती कि बेटे का घर बस गया। विक्रम ने मधु को समझाया, फौजी की नौकरी ऐसी ही होती है माँ। रही बात शादी की तो उसका अभी वक्त नहीं है, पहले मुझे बहुत से काम करने हैं। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तू जा बेटा, देश की रक्षा से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। मैं तेरी माँ को समझा दूंगा। अगले दिन सुबह की बस से विक्रम दिल्ली के लिए रवाना हो गया। स्पेशल ब्यूरो के ऑफिस में पठानिया और रमन के साथ दो और आदमी विक्रम का इंतजार कर रहे थे। आओ विक्रम, तुम्हें छुट्टी के बीच में बुलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमें एक सीक्रेट सूचना मिली है और हमें फौरन एक्शन लेना होगा, पठानिया ने बताया। रमन ने दोनों आदमियों से विक्रम का परिचय करवाया। ये हैं एजेंट मनीष और एजेंट कार्तिक। इस बार तुम्हारी टीम में ये दोनों तुम्हारे साथ होंगे। विक्रम को थोड़ी हैरानी हुई। शांतनु और बाकी सब? रमन ने कहा, नए मिशन के लिए तुम्हें गोवा जाना है। ये दोनों उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। विक्रम को बाद में पता चला कि मनीष और कार्तिक फौजी नहीं बल्कि गोवा में आम आदमी की तरह रहने वाले ब्यूरो के एजेंट्स थे। पठानिया ने आगे कहा, और इस मिशन में टीम लीडर हैं। उसने एक सेकंड रुककर विक्रम की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। एजेंट करिश्मा। नाम सुनते ही विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा तक नहीं था कि उसे इतनी जल्दी करिश्मा के साथ किसी मिशन पर जाने का मौका मिलेगा। विक्रम के चेहरे की चमक और आंखों की उत्सुकता देखकर पठानिया ने बताया, करिश्मा कल रात ही दूसरे मिशन से वापस आई है, इसलिए वो आज शाम तक यहाँ पहुंचेगी। तब तक रमन सर तुम तीनों को इसके बारे में डिटेल्स देंगे। ब्यूरो का एक एजेंट जो असल में पुलिस अफसर था, काफी वक्त से एक आतंकवादी गिरोह में उनका आदमी बनकर रह रहा था। उसने सूचना पहुंचाई थी कि गिरोह ने दूसरे देश से हथियारों का बहुत बड़ा ऑर्डर मंगाया है जो समुद्र के रास्ते देश में लाया जाएगा। उसका अंदाजा था कि गोवा आने वाले एक क्रूज शिप पर छुपाकर ये हथियार आएंगे और गोवा से थोड़ी दूर पर इन्हें मछली पकड़ने वाली एक नाव में डाल दिया जाएगा। नाव को समुद्र तट के किसी छोटे से गांव में ले जाकर गैंग के आदमियों को हथियारों की डिलीवरी दी जाएगी। रमन ने उन सबसे कहा, आने वाले दिनों में जितने भी क्रूज गोवा आने वाले हैं उनका पता लगाकर हमने अपने आदमियों को उन पर नजर रखने को कहा था। हमें पता चला कि इस पूरे महीने में सिर्फ एक जहाज यूरोप से आएगा। आज शाम को वो जहाज गोवा आने वाला है। जब तक तुम लोग गोवा पहुंचोगे हमें पता चल जाएगा कि उनकी बोट कौन से गांव जाने वाली है। उस बोट को हर हाल में कब्जे में लेना होगा। यह हथियार आतंकवादियों के हाथ नहीं लगने चाहिए। नहीं जाने देंगे सर। उनकी बोट तक उनसे पहले हम पहुंच जाएंगे, मनीष ने सशक्त आवाज में आश्वासन दिया। कार्तिक ने उसी जोश के साथ कहा, इन आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। रमन ने तीनों की तरफ देखा। तुम तीनों ने अपने आप को पहले भी साबित करके दिखाया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने देश को इन हथियारों से फैलने वाले आतंक से बचाना अब तुम्हारा काम है। तीनों ने एक साथ कड़क सैल्यूट मारा और एक आवाज में कहा, यस सर। विक्रम के लिए समुद्री जहाज और समुद्र तट पर काम करने का ये पहला मौका था। वहां की परिस्थिति और हालात के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। मीटिंग के बाद का वक्त उसने अकेले बैठकर गोवा के बारे में जानने में बिताया, क्योंकि वहां की जमीन और पानी पहाड़ी इलाकों से अलग थे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उससे कोई गलती हो। शाम के 4 बजे थे जब उसे दरवाजे पर किसी आहट का एहसास हुआ।
विक्रम ने जैसे ही मुड़कर देखा, दरवाजा खुला और करिश्मा कमरे में दाखिल हुई। विक्रम ना तो उसकी यूनिट के बारे में जानता था और ना उसकी रैंक पता थी, इसलिए इस मिशन में करिश्मा टीम की लीडर थी। इस लिहाज से भी वो विक्रम की सीनियर थी। विक्रम ने फौरन खड़े होकर उसे सैल्यूट किया। सैल्यूट का जवाब देने के बाद करिश्मा ने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम मेरे साथ मिशन पर आने के काबिल बन ही गए। बिना उसके चेहरे से नजरें हटाए विक्रम ने जवाब दिया, आपका ऑर्डर था, कैसे नहीं मानता। अपनी खुशी को जाहिर किए बिना करिश्मा ने उसके सामने रखे सामान को देखा। गोवा के बारे में पढ़ रहे हो? अच्छी बात है, जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी काम को अंजाम देना मुश्किल होता है। जानकारी तो मुझे आपके बारे में भी नहीं है, मैं सिर्फ आपका नाम जानता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। विक्रम ने सादे शब्दों में कहा। करिश्मा ने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा। तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? चाहता तो हूं, लेकिन तभी जब आप बताने को तैयार हो, विक्रम ने कहा। करिश्मा हंस पड़ी। एजेंट विक्रम, मिशन के दौरान हम सिर्फ ब्यूरो के एजेंट हैं, यही हमारी पहचान है, इसलिए जो भी बताना है मिशन के बाद ही बता सकती हूँ। तो आप वादा करती हैं कि इस मिशन के पूरे होने के बाद आप मुझे अपने बारे में बताएंगी? विक्रम ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। करिश्मा ने सिर हिलाकर खामोशी से वादा किया। विक्रम को लग रहा था कि वो पहली बार करिश्मा को ठीक से देख रहा है। लड़कियों के हिसाब से वो काफी लंबी थी, करीब 5 फुट 8 या 9 इंच। आज भी उसने यूनिफॉर्म के ऊपर ढीली जैकेट पहनी थी, लेकिन विक्रम जानता था कि देखने में वो कितनी नाजुक और कमसिन लगती थी। हमेशा की तरह उसके बाल गर्दन के पीछे जुड़े में बंधे थे। बिना किसी कोशिश के भी करिश्मा बहुत सुंदर थी। खिले हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें और गुलाबी होंठ उसे किसी मैगजीन की मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। अगर विक्रम करिश्मा को निहार रहा था तो करिश्मा ने भी एक नजर में उसे सिर से पांव तक देख लिया था। स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ने उसे पहले से ज्यादा मजबूत और आकर्षक बना दिया था। विक्रम की आंखों में सच्चाई और दृढ़ता करिश्मा ने पहले दिन ही देख ली थी, लेकिन अब इनके साथ साथ उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक भी थी। तभी दरवाजा खुला और टीम के बाकी लोग अंदर आ गए। उन्हें गर्मजोशी से हाथ मिलाते देखकर विक्रम को एहसास हुआ कि करिश्मा पहले से मनीष और कार्तिक को जानती थी। शायद उन्होंने पहले भी एक साथ किसी मिशन पर काम किया था। कुछ ही देर में पठानिया ने आकर गोवा के टिकट के साथ कुछ जरूरी कागजात उन्हें लिफाफों में डालकर दिए और कहा, रात को वहां पहुंचने के बाद तुम चारों को अलग अलग जगह जाना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम साथ में हो। आगे क्या करना है वो तुम्हें वहीं पर बताया जाएगा। जैसे ही सबने कंधे पर बैग टांगा, पठानिया ने ऊंची आवाज में कहा, कर दिखाएंगे। करिश्मा, मनीष और कार्तिक ने उसी जोश के साथ सुर मिलाया, जीत कर आएंगे। विक्रम के लिए यह पहली बार था, इसलिए उसे टीम का नारा नहीं पता था, लेकिन जज्बा उसके दिल में भी यही था। ऑफिस से ही चारों अलग अलग गाड़ियों में एयरपोर्ट के लिए निकले। गोवा पहुंचकर विक्रम सीधे बताए गए होटल में गया। वहां विक्रम सिंह के नाम से कमरा बुक था। लिफाफे से विक्रम सिंह के नाम का पासपोर्ट निकालकर उसने दिखाया और फिर कमरे में चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकन्ने होकर विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने एक वेटर चाय की ट्रे लेकर खड़ा था। मैंने चाय नहीं मंगवाई। विक्रम ने शक भरी नजर से उसे देखते हुए कहा, दार्जिलिंग की चाय है सर। वेटर ने विनम्रता से कहा। यह कोड वर्ड था। विक्रम ने फौरन दरवाजा खोल दिया और वेटर अंदर आ गया। चाय की ट्रे रखने के बाद उसने ट्रे के नीचे चिपका हुआ एक लिफाफा विक्रम को पकड़ाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। विक्रम ने लिफाफा खोलने से पहले दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया। लिफाफे में गांव का नाम, उस इलाके का नक्शा और वहां तक पहुंचने का रास्ता था। विक्रम ने बैग से निकालकर एजेंट की यूनिफॉर्म पहनी। कमरे के बाथरूम में एक छुपी हुई जगह पर उसे बॉक्स मिला जिसमें एक पिस्तौल और 3 टुकड़ों में बटी हुई गन थी। विक्रम ने गन को जोड़कर पिस्तौल के साथ अपने कपड़ों में छुपाया और यूनिफॉर्म के ऊपर ढीले से साधारण कपड़े पहन लिए। आधे घंटे बाद विक्रम समुद्र के किनारे पहुंचा। उसके सामने दूर तक फैली ठंडी रेत और सामने अंधेरे में डूबा समुद्र था। समुद्री जहाज और मछली पकड़ने वाली नावों की टिमटिमाती रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे आसमान के कुछ तारे समुद्र के ऊपर मंडरा रहे हो। आवाज के नाम पर सिर्फ किनारे से टकराती लहरों का शोर था। कुछ ही दूर पर मछुआरों का एक छोटा सा गांव था जहां मध्यम रोशनी में कुछ लोग इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। शहर से दूर होने के कारण कोई टूरिस्ट भी यहाँ नहीं दिख रहे थे। कुल मिलाकर ये इलाका काफी सुनसान सा था।
विक्रम ने नजरें घुमाकर देखा तो करिश्मा और मनीष नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में कार्तिक भी वहां पहुंच गया। तभी विक्रम की घड़ी पर सिग्नल आया। उसने अपने कान में लगा हुआ स्पीकर ऑन किया। करिश्मा की आवाज आई, बोट हमारी तरफ आ रही है। 1 घंटे के अंदर अंदर किनारे पर पहुंच जाएगी। बोट पर 10 आदमी है, लेकिन उसमें से 2 बोट चलाने वाले हैं। शायद वो नीचे नहीं उतरेंगे। फिर भी हमें 10 आदमियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। क्या मेरी टीम मिशन के लिए तैयार है? तीनों ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, यस बॉस। चारों अपनी जगह पर बैठकर अंधेरे में नजर गड़ाए रहे। काफी देर बाद एक बोट पानी को चीरती हुई धीरे धीरे गांव की तरफ आती नजर आई। करिश्मा का संदेश आया, पोजीशन ले लो। एक एक करके सभी धीरे धीरे उठ खड़े हुए और टहलते हुए बोट की दिशा में चल पड़े। किनारे तक आने से पहले ही 4 आदमी पानी में कूदे, लेकिन वो खाली हाथ थे। सामने लटकती रस्सी की मदद से वो बोट को खींचकर रेत तक ले आए। तभी अचानक बोट में 5-6 नहीं, करीब 12-13 आदमी आगे की तरफ आए और बंदूकें तान ली। कवर लो, ये अटैक करेंगे, करिश्मा ने चिल्लाकर कहा। उसी समय फायरिंग शुरू हो गई। करिश्मा और उसके साथी कलाबाजी खाते हुए अलग अलग जगह पर छुपने में कामयाब हो गए। विक्रम और मनीष पहले से खड़ी एक बोट के पीछे थे। करिश्मा गांव की तरफ बने छोटे से एक घर के पीछे और कार्तिक अंधेरे में पेड़ की आड़ लेकर खड़ा था। सामने से हर हल्की से हल्की आहट पर गोली चल रही थी। करिश्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग हथियार उतारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। विक्रम और कार्तिक ने किसी तरह निशाना लगाकर उनके 2 लोगों को मार दिया, लेकिन बाहर आकर वार करना मुमकिन नहीं था। तभी सड़क के किनारे 2 गाड़ियां आकर तेज आवाज के साथ रुकी और उनमें से कुछ लोग बाहर निकले। सभी के हाथों में गन थी। उन्होंने बोट पर खड़े लोगों को इशारा किया। इससे पहले कि विक्रम और बाकी सब कुछ समझ पाते, उन पर दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। खुले समुद्र तट पर वो दोनों तरफ से घिर गए थे। दनादन होती फायरिंग के शोर में करिश्मा ने चिल्लाकर अपनी टीम को संदेश भेजा, सामना करने का फायदा नहीं है, अपनी जान बचाकर जैसे भी हो सके यहां से निकलो। क्योंकि वो जान गई थी ये मिशन एक धोखा था। यहाँ कोई हथियारों की डिलीवरी नहीं होने वाली थी। ये जाल उन्हें मारने के लिए बिछाया गया था। क्या करिश्मा का अंदाजा सही था?